हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम एडवांस डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर नंबर 15 करेंगे, जिसमें हमारे पास चैप्टर नंबर 8 चल रहा था। लास्ट लेक्चर में हमने चारपिट्स मेथड डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हमारे पास है जैकोबीज मेथड। ये दोनों ही मेथड हमारे पास नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा डिफरेंस कहाँ आ जाता है कि जो चारपिट्स मेथड है उसे हम हर टाइप के इक्वेशंस में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो जैकोबीज मेथड है वो उन इक्वेशंस में अप्लाई कर होता है जहाँ पर इक्वेशन हमारे पास p और x की फॉर्म में दे रखी हो। ठीक है, ऐसी इक्वेशन जहाँ पे सिर्फ p और x हो या फिर p और x की फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन होगी, वहाँ पे हम जैकोबीज मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब जैकोबीज मेथड की भी ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है। तो जैकोबीज ऑक्सिलरी इक्वेशन आर हमारे पास ये इक्वेशन होती है। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। जैसे कि हमने यहाँ पर 3p तक लिए हैं, p3 और x3 तक लिए हैं। अगर हमारे पास इक्वेशन में x2 तक और p2 तक वैल्यूज है तो हम सिर्फ 2 तक लेंगे, 4 तक है तो इसके आगे हम और भी इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है, dp1 अपॉन डेल एफ ओवर डेल x1। ठीक है, मतलब हमें f जो फंक्शन है उसका x के टर्म में x1 के टर्म में डिफरेंशिएशन करना है पार्शियली, और वो हमारे पास dp1 अपॉन dp1 के अपॉन में हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू हमारे पास होगा dx1 अपॉन माइनस का डेल एफ ओवर डेल p1। ठीक है, इक्वल्स टू dp2 अपॉन डेल एफ डेल x2। ठीक है, डेल एफ अपॉन डेल x2 इक्वल होगा dx2 अपॉन माइनस का डेल एफ अपॉन डेल p2। ठीक है, एक बार सीक्वेंस समझ लीजिए किस टाइप से हो रहा है। देखो, अगर हमारे पास p1 है तो हमारे पास फंक्शन का x1 के टर्म में डिफरेंशिएशन हो रहा है। ठीक है, अगर हमारे पास ऊपर x1 है तो हमारे पास फंक्शन का p1 के टर्म में डिफरेंशिएशन हो रहा है। ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि अगर x1 है तो साइन माइनस का आएगा। ठीक है, बिल्कुल सेम प्रोसेसर इसमें। अगर p2 है तो हमारे पास x2 के टर्म में डिफरेंशिएशन होगा, x2 है तो हमारे पास p2 के टर्म में डिफरेंशिएशन होगा, साथ में माइनस का साइन आ जाएगा। सिमिलरली p3 में अगर p3 है तो x3 के टर्म में डिफरेंशिएशन होगा, और अगर x3 है तो p3 के टर्म में डिफरेंशिएशन होगा, साथ में माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे ही आपके पास p4 x4 आ जाएगा तो आप आगे की इक्वेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर सिर्फ क्वेश्चन में p2 और x2 तक है तो सिर्फ आपको इतनी यूज करनी है, इन दोनों की वैल्यू यूज नहीं करनी है। ठीक है, अब हम अपने मेथड को अप्लाई करते हैं। थोड़ा सा बड़ा मेथड है, ठीक है, लेकिन समझ में आ जाएगा। हम स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अप्लाई जैकोबीज मेथड टू फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ p1 x1 प्लस p2 x2 इक्वल्स टू p3 की पावर 2। ठीक है, ये हमारे पास पूरा का पूरा क्वेश्चन दे रखा है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो स्टूडेंट्स, अगर आपके पास p1 p2 p3 इस टाइप से p में ही 1 2 3 दे दिया, इसका मतलब आपको जैकोबीज मेथड अप्लाई करना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा किस केस में आपको अप्लाई करना है, जहाँ पे x और p ही ज्यादा हो या फिर p की वैल्यू p1 x1 p1 p2 और p3 की फॉर्म में दे रखी हो, वहाँ पे आपको जैकोबीज मेथड अप्लाई करना है। अदर केसेस में आपको चारपिट्स मेथड अप्लाई करना है। ठीक है, तो अब इसमें हम करेंगे क्या, सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन है तो इससे हम अपना फंक्शन क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो गिवन ये हमारे पास स्टेप नंबर 1 है। ठीक है, गिवन f हमारे पास इक्विवेलेंट किसके होगा, देखो सारी जो राइट हैंड वाली टर्म्स है हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, तो हमारे पास हो जाएगा p1 x1 प्लस p2 x2। ठीक है, माइनस का p3 का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू ये 0 और ये f के इक्विवेलेंट है, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक है, इसे हमने फंक्शन कंसिडर कर लिया। अब हमारे पास स्टेप 2 क्या रहेगा, यहाँ से हम सारे जो डिफरेंशिएशन की वैल्यू है x1 की, x2 की, p1 की, p2 की, p3 की, x3 की, इन सभी की वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है, तो पार्शियली डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1 with respect to p1 p2 p3 x1 x2 एंड x3। ठीक है, इन सबके रेस्पेक्ट में हमें अपनी डिफरेंशिएशन करना है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे x3 नहीं है, लेकिन आपको x3 के टर्म में भी करना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो इक्वेशन चलेगी वो पेयर में चलेगी। अगर p1 है तो x1 वाली टर्म भी आएगी। ठीक है, p2 है तो x2 वाली टर्म भी आएगी। अब यहाँ पे p3 है, x3 नहीं है, लेकिन हम x3 के टर्म में भी डिफरेंशिएशन करेंगे, जिसकी वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, पेयर में हमें लेके चलना है। अगर p3 लिया है तो x3 भी हमें लेना है। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज निकालते हैं, तो डेल f अपॉन डेल x1 निकालते हैं पहले। ठीक है, x1 के टर्म में हम करेंगे तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, p1 आ जाएगा। ठीक है,
ठीक है। उसके बाद हम x2 के टर्म में करते हैं तो डेल एफ अपॉन डेल x2 हो जाएगा, x2 के टर्म में करेंगे तो p2 हो जाएगा, ठीक है। डेल एफ अपॉन x3 करेंगे, डेल x3, तो वो हमारे पास इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब निकालते हैं किसकी, डेल एफ अपॉन डेल p1 की वैल्यू निकालते हैं। जब p1 के टर्म में करेंगे तो हमारे पास x1 आ जाएगा, ठीक है। डेल एफ अपॉन डेल p2 निकालेंगे तो हमारे पास उसकी वैल्यू x2 आ जाएगी, ठीक है। फिर डेल एफ अपॉन डेल p3 निकालेंगे तो यहाँ पे हमारे पास माइनस का 2p3 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 2p3। बिल्कुल सिंपल डिफरेंशिएशन करा है, आपको आते होंगे डिफरेंशिएशन तो उसमें आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। अब इन सारी वैल्यूज को उठाकर हम जैकोबीज की ऑक्सिलरी इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। पुटिंग वैल्यूज इन जैकोबीज ऑक्सिलरी इक्वेशन, जैकोबीज ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। जब आप क्वेश्चन करेंगे एग्जाम में तो पहले आपको ये इक्वेशन लिखनी है, उसके बाद आपको वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी ऊपर लिखी हुई है तो मैं अगेन नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। अब हमारे पास क्या रहेगा, जब वैल्यू पुट करेंगे तो dp1 है सबसे पहले, तो dp1 अपॉन फिर डेल एफ ओवर डेल x1, डेल एफ ओवर डेल x1 हमारे पास p1 है तो p1 की वैल्यू यहाँ पे आ गई, इक्वल्स टू फिर हमारे पास dx2 है, वो सॉरी dx1 है, dx1 आ गया, फिर अपॉन में माइनस का डेल एफ अपॉन डेल p1 है, डेल एफ अपॉन डेल p1 की वैल्यू x1 है और साथ में माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू फिर हमारे पास आएगा dp2 और डेल एफ ओवर डेल x2, ठीक है। डेल एफ ओवर डेल x2 की वैल्यू p2, तो यहाँ पे p2 आ गया, इक्वल्स टू हमारे पास क्या रहेगा dx2, ठीक है, अपॉन में माइनस का डेल एफ ओवर डेल x2, ठीक है, डेल एफ ओवर डेल p2 सॉरी, ठीक है, माइनस का x2 हो जाएगा यहाँ से, इक्वल्स टू फिर हमारे पास आएगा dp3 अपॉन हमारे पास टर्म रहेगी डेल एफ ओवर डेल x3, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 0 हो गया, इक्वल्स टू फिर हमारे पास आएगा dx3 अपॉन में टर्म रहेगी माइनस का डेल एफ अपॉन डेल p3, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2p3 हमारे पास बचेगा, ठीक है। हमने वैल्यूज सारी पुट कर दी जैकोबीज इक्वेशन में। अब यहाँ से हमें वैल्यूज निकालनी है p1, p2 और p3 की, ठीक है। अब आपके पास टोटल 3 p है, p1, p2 और p3। हम जब भी इनको सॉल्व करते हैं तो हमारा मोटिव क्या रहता है कि जब हमने चैपिट्स मेथड किया था तो हम p और q को एलिमिनेट कर रहे थे, अब हमारे पास q तो है नहीं तो यहाँ से हमारे पास मोटिव रहेगा कि p1, p2 और p3 इन तीनों को हमें यहाँ से एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ से कोई भी 2 p की वैल्यू निकाल लेंगे, p1 p2 की निकालनी है, p2 p3 की या p1 p3 की, ठीक है। और थर्ड वैल्यू कहाँ से निकल जाएगी, इस इक्वेशन में पुट करके हमारे पास वैल्यू आ जाएगी थर्ड की। तो p1 p2 p3 की जब वैल्यू आ जाएगी तो हमारे पास एक इक्वेशन होती है, उसमें वैल्यूज डालेंगे, उसे इंटीग्रेट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास प्रोसेस रहने वाला है, ठीक है। लेकिन उसके बीच में हमारे पास एक स्टेप और है, उसे और करना है, ठीक है। उसके अगर वो स्टेप नहीं करे तो आपका जैकोबीज मेथड इनकम्प्लीट रह जाएगा। तो सबसे पहले हम 2 वैल्यू निकालेंगे p1 और p2, ठीक है। कहाँ से निकालते हैं, देखो हम कौन कौन से फ्रैक्शन ले सकते हैं। अगर हम फर्स्ट और सेकंड लेते हैं हमारे पास बिल्कुल सिंपल फ्रैक्शंस आ रहे हैं, तो सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड फ्रैक्शन ले लेते हैं। पहले नेमिंग कर लेते हैं, फर्स्ट फ्रैक्शन, सेकंड फ्रैक्शन, थर्ड फ्रैक्शन, फोर्थ फ्रैक्शन, फिफ्थ फ्रैक्शन, सिक्स्थ फ्रैक्शन, ठीक है। हम टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड फ्रैक्शन, ठीक है। सेकंड फ्रैक्शन और फर्स्ट फ्रैक्शन को हम ले रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ से dp1 अपॉन p1 इक्वल्स टू dx1 अपॉन माइनस का x1 हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन का टाइम साइन में साथ के साथ लगा देती हूँ। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगी वैल्यू, जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो log p1 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू में माइनस का log x1 होगा, ठीक है। प्लस हम कुछ कांस्टेंट ऐड करेंगे तो हम क्या करते हैं log a कांस्टेंट हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब a की जगह हम a1 ऐड करेंगे। देखो जब हम p और q को एलिमिनेट कर रहे थे तो हमने कांस्टेंट क्या ऐड किए थे, a और b, ठीक है। अब हम p1, p2 और p3 को एलिमिनेट करेंगे तो हम कांस्टेंट क्या ऐड करेंगे, a1, a2 और a3, ठीक है। बिल्कुल जिस टाइप से हमारे पास क्वेश्चन है उसी टाइप से हमारे पास कांस्टेंट्स ऐड होंगे, इससे हमारे पास जो सॉल्यूशन आता है ना वो थोड़ा सा प्रॉपर होता है, ठीक है। बाकी वैसे अगर आप a b c भी लेके चलेंगे तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपकी मर्जी है। बाकी ये थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो जाता है। तो यहाँ पे इसे हम नेगेटिव में इधर पॉजिटिव में आ जाएगा, तो log p1 प्लस log x1 हो जाएगा, इक्वल्स टू में हमारे पास log a1 है, ठीक है। यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा log p1 x1 हो जाएगा, इक्वल्स टू log a1 हो जाएगा। ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है log की कि log a प्लस log b log a इंटू b होता है, ठीक है।
यहाँ से हमारे पास दोनों साइड से लॉग रिमूव हो जाएंगे टेकिंग एंटी लॉगरिथम, ठीक है। तो अब हमारे पास ये वैल्यू आती है, इस तरह से लॉग नहीं करते हैं, ठीक है। तो P1 x1 इक्वल्स टू हमारे पास A1 वैल्यू आ गई है, ठीक है। यहाँ से हम फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से फंक्शन मान लेते हैं F1। अब F1 हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि आपको नेक्स्ट स्टेप में पता चलेगा हम F1 का कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। F1 की वैल्यू हमारे पास इक्विवेलेंट किसकी होगी, P1 x1 माइनस A1 की इक्विवेलेंट होगी, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। इस F1 का यूज़ होगा जैकोबीज मेथड में। वैसे आपको F की ज़रूरत नहीं पड़ती, इस तरह से फंक्शन निकालने की नीड नहीं पड़ती है, बट जैकोबीज मेथड में आपको पहले कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है, उसके बाद आगे का प्रोसेस कंटिन्यू होता है, ठीक है। इसलिए आपको F1 निकालने की नीड है। अब हम क्या करेंगे, अब देखो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, P1 की तो हम यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अब P2 या P3 की निकालनी है। देखो ये इक्वस टू में 0 आ रही है, ये चीज़ रह गई, इक्वस टू में 0 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम P2 और P3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो कौन कौन सी इक्वेशन ले, हम कोई सी भी ले सकते हैं, यहाँ से इन दोनों इक्वेशन को ले सकते हैं, इन दोनों को ले सकते हैं, कोई सी भी इक्वेशन ले सकते हैं। अगर देखें तो हम P3 की वैल्यू जल्दी इजीली निकाल लेंगे, क्योंकि इसके अपॉन में 0 आ रहा है, तो 0 की मल्टीप्लाई हम इसके साथ कोई भी फ्रैक्शन ले लें तो 0 ही हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास इजीली कैलकुलेशन हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को ले लेते हैं, फर्स्ट और थर्ड फिफ्थ फ्रैक्शन को ले सकते हैं। तो नीचे ले लेते हैं टेकिंग फर्स्ट एंड फिफ्थ फ्रैक्शन, ठीक है। फर्स्ट और फिफ्थ फ्रैक्शन को हम ले रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास फर्स्ट फ्रैक्शन क्या है, dp1 अपॉन P1 इक्वल्स टू में हमारे पास है dp3 अपॉन 0, ठीक है। दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं। पहले इंटीग्रेशन करने से पहले अगर देखें, इंटीग्रेशन का साइन हम अभी नहीं लगाते हैं, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो वो 0 हो जाएगा। 0 की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो 0 अपॉन P1 तो 0, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, dp3 इक्वल्स टू 0 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, P3 इक्वल्स टू हमारे पास 0 का इंटीग्रेशन तो हमारे पास कुछ नहीं रहने वाला, ठीक है। 0 का इंटीग्रेशन हमारे पास 0 ही रहेगा। उसके बाद हमारे पास कांस्टेंट ऐड होगा यहाँ पे, तो कांस्टेंट क्या ले लेते हैं, ऊपर हमने A1 लेता है, यहाँ पे हम A2 ले लेते हैं, ठीक है। चाहो तो A3 ले सकते हैं, क्योंकि P3 के साथ A3 थोड़ा सीक्वेंस में अच्छा रहेगा, बट कैसे भी ले सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे पास ये P3 की वैल्यू आ गई A3, और यहाँ से हमें एक फंक्शन और निकालना है, जिसे हम F2 ले लेते हैं। F2 हमारे पास फंक्शन किसके इक्विवेलेंट होगा, P3 माइनस A3 के इक्वल होगा, सॉरी A2 के, जो 0 के इक्वल है। यहाँ से हमारे पास फंक्शन F2 निकल गया, ठीक है। अब हमारे पास दो फंक्शन आ गए, F1 और F2। अब हमें एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी, उसके बाद हमारे पास जो प्रोसीजर है जैकोबीज मेथड का, वो आगे कंटिन्यू होगा। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास कंडीशन क्या है कि हमारे पास F1, F2, ठीक है, उसे हम ब्रैकेट में ले रहे हैं। इसकी वैल्यू हमारे पास इसके किसके इक्वल होती है, समीशन r इक्वल्स टू 1 से यहाँ पे हमारे पास 3 तक है, P1 और x1, P2, x2, P3, x3। तो हमारे पास समीशन r इक्वल्स टू 1 से 3 तक चलेगा, ठीक है। फॉर्मूला है हमारे पास डेल F1 अपॉन डेल XR इंटू डेल F2 अपॉन डेल XR माइनस डेल F1 अपॉन डेल PR इंटू डेल F2 अपॉन डेल PR, ये पूरा ब्रैकेट में है, ठीक है। इसकी वैल्यू अगर हमारे पास इक्वल्स टू 0 आ जाती है, ठीक है, हमारे पास ब्रैकेट में F1 और F2 की वैल्यू है, ठीक है, ये हमारे पास इक्वल होता है, जो ब्रैकेट में टर्म है वो हमारे पास इक्वल होती है समीशन के, ठीक है। अगर हम इसे सॉल्व करें और ये वैल्यू हमारे पास इक्वल्स टू 0 आ जाए, तो हमारे पास जो कंडीशन है जैकोबीज मेथड की, वो सेटिस्फाई हो रही होती है, और हम इससे सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं जैकोबी मेथड का यूज करके, ठीक है। और अगर ये 0 के इक्वल नहीं आएगा, तो इसका मतलब हम इस केस में जैकोबीज मेथड अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या कंडीशन बन जाएगी, अगर हमारे पास जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें Q और इसके अलावा Y वगैरह की भी वैल्यूज आ रही होंगी, तो ये हमारे पास 0 नहीं बनने का है, ठीक है। तो हम जैकोबीज मेथड उसमें यूज नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे X और P की टर्म में ही है, तो यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, लेकिन पहले सेटिस्फाई करके भी दिखानी है और खुद भी देखनी है। बाई चांस अगर किसी केस में ना करे सेटिस्फाई, तो आप कम से कम मेथड चेंज करके सही आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। ये कंडीशन सेटिस्फाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है जैकोबीज मेथड में। तो हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। देखो सबसे पहले मैं ऊपर फंक्शंस लिख लेती हूँ, जो हमारे पास फंक्शंस आए थे। जो हमारे पास F1 फंक्शन था वो इक्विवेलेंट था P1 x1
माइनस A1 के जो इक्वल टू 0 था, और जो F2 फंक्शन था वो हमारे पास इक्वल था P3 माइनस A3 के जो हमारे पास A2 के जो हमारे पास इक्वल था 0 के। ठीक है, ये हमारे पास F1 और F2 फंक्शंस आए थे। अब यहाँ पे हमें समीशन करना है। पहले समीशन करने का मतलब क्या है कि पहले r इक्वल टू 1 की वैल्यू डालेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे, प्लस फिर r इक्वल टू 2 की वैल्यू डालेंगे, पूरी वैल्यूज, ठीक है, फिर प्लस r इक्वल टू 3 की वैल्यू डालेंगे और सारी वैल्यूज इसमें डाल के सॉल्व करके उसे सम करेंगे। अगर वो 0 के इक्वल आ गया तो हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई है। ठीक है, तो हम अप्लाई करते हैं। सबसे पहले r इक्वल टू 1 लेके चलते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल F1 अपॉन डेल X1 इंटू डेल F2 अपॉन डेल X1, ठीक है, माइनस हमारे पास क्या रहेगा, डेल F1 अपॉन डेल P1 इंटू डेल F2 अपॉन डेल P1। ठीक है, r की वैल्यू हमने 1 ले ली तो फर्स्ट ब्रैकेट ही हो गया। ठीक है, फिर r की वैल्यू हम 2 लेके चलेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, डेल F1 अपॉन डेल X2 हो जाएगा इंटू डेल F2 अपॉन डेल X2 हो जाएगा, माइनस में हमारे पास रहेगा डेल F1 अपॉन डेल P1 हो जाएगा। ठीक है, इंटू डेल F2 अपॉन डेल P2 हो जाएगा। सॉरी, ये 2 में ही चल रहा है। ठीक है, इतना ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट r इक्वल टू 3 लेके चलेंगे तब हमारे पास कंस्टिट्यूशन क्या रहेगी, डेल F1 अपॉन डेल X3 हो जाएगा इंटू डेल F2 अपॉन डेल X3 हो जाएगा, माइनस फिर डेल F1 अपॉन डेल P3 हो जाएगा इंटू डेल F2 अपॉन डेल P3 हमारे पास कंडीशन होगी। ठीक है, यहाँ पे अब हमें अपनी वैल्यूज पुट करनी है, तो वैल्यूज पुट करते हैं। F1 का X1 के टर्म में डिफरेंशिएशन, X1 के टर्म में डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास P1 आएगा मल्टीप्लाई F2 का X1 के, F2 में हमारे पास X की वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, माइनस फिर F1 का P1 के रेस्पेक्ट में तो हमारे पास X1 आएगा इंटू F2 का P1 के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे P1 नहीं है तो ये हमारे पास अगेन 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस नेक्स्ट ब्रैकेट पे चलते हैं। F1 का X2 के टर्म में यहाँ पे X2 नहीं है तो ये 0 हो गया, इंटू F2 का X2 के टर्म में यहाँ पे भी X2 नहीं है तो ये भी हमारे पास 0 हो गया, माइनस फिर F1 का P2 के रेस्पेक्ट में यहाँ पे P2 नहीं है तो हमारे पास ये 0 हो जाएगा, इंटू अब F2 का P2 के रेस्पेक्ट में यहाँ पे हमारे पास P2 नहीं है तो यहाँ पे हमारे पास 0 हो जाएगा। ठीक है, प्लस नेक्स्ट ब्रैकेट पे चलते हैं। F1 का करेंगे X3 के टर्म में, यहाँ पे हमारे पास X3 नहीं है तो हमारे पास 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर F2 का X3 के टर्म में, यहाँ पे भी X3 नहीं है तो ये भी हमारे पास 0 हो जाएगा, माइनस फिर F1 का P3 के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे हमारे पास P3 नहीं है तो 0 डिफरेंशिएशन हो जाएगा, इंटू फिर F2 का P3 के रेस्पेक्ट में यहाँ पे P3 है, कितना हो जाएगा हमारे पास डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास सारी वैल्यूज डाल दी। अब इसे सॉल्व करेंगे, P1 के 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 माइनस X1 के 0 में 0। ठीक है, प्लस फिर ये 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, ठीक है, प्लस 0 इंटू 0 0 माइनस 0 इंटू 1 0। ठीक है, सारी वैल्यू 0 आ रही है तो हमारे पास इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। कंडीशन क्या थी कि इसकी वैल्यू हमारे पास इसके इक्वल होती है और 0 के इक्वल आ जाए तो हमारे पास जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होती है। ठीक है, 0 के इक्वल आ रहा है तो लिखेंगे सो दिस कंडीशन holds for F1 एंड F2। ठीक है, हमारे पास F1 और F2 के लिए ये जो कंडीशन है वो होल्ड कर रही है। अब हमारे पास कंडीशन होल्ड कर गई तो हम क्या करेंगे, P1 की वैल्यू निकालेंगे, P2 की वैल्यू निकालेंगे और P3 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब देखो हमारे पास F1 से तो आ जाएगी P1 की वैल्यू। ठीक है, F1 हमारे पास क्या है, नाउ पहले F1 से निकालते हैं। F1 हमारे पास इक्विवेलेंट है P1 X1 माइनस A1 इक्वल टू 0। अगर यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास P1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A1 अपॉन X1 आ जाएगी। ठीक है, सिमिलरली हम यहाँ से F2 की वैल्यू F2 हमारे पास इक्विवेलेंट है P3 माइनस A2 के इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो P3 इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा A2 के। ठीक है, P1 की वैल्यू आ गई, P3 की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालनी है P2 की वैल्यू। तो P2 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है उसमें हम P1 और P3 की वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, पुटिंग वैल्यूज ऑफ P1 एंड P3 इन गिवन इक्वेशन, जो हमारे पास इक्वेशन दे रखी है उसमें हम P1 और P3 की वैल्यूज डालने वाले हैं। तो इक्वेशन हमारे पास क्या थी, P1 X1 प्लस P2 X2 थी, इक्वल्स टू में P3 का स्क्वायर था। ठीक है, यहाँ से हम देखें तो P1 की वैल्यू हमारे पास A1 X1 है, इंटू में हमारे पास X1 आ गया, प्लस P2 की वैल्यू हमें निकालनी है, X2 हमारे पास ऐसे ही रहा, P3 का स्क्वायर, P3 की वैल्यू A2 है तो A2 का स्क्वायर हो जाएगा, X1 से X1 कैंसिल आउट, तो यहाँ से हमारे पास P2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A2 का स्क्वायर माइनस A1 अपॉन X2 हमारे पास P2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, P2 की हमारे पास वैल्यू आ गई। अब देखो हमारे पास P1 की वैल्यू है, P2 की वैल्यू है एंड P3 की वैल्यूज।
अब हमें आगे क्या करना है, नाउ ऑन पुटिंग the values of P1, P2 and P3 in इक्वेशन, हम एक इक्वेशन में अपनी वैल्यूज पुट करेंगे। वो इक्वेशन क्या है, उस इक्वेशन को अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास कंप्लीट इंटीग्रल आ जाता है। ऐसे ही हमारे पास चारपिट मेथड में हमारे पास एक इक्वेशन थी, ऐसे ही हमारे पास जैकोबीज मेथड में इक्वेशन है। इक्वेशन क्या है देख लीजिए, dz इक्वल होता है P1 dx1 के प्लस P1 dx1 के, P2 dx2 के प्लस P3 dx3 के। ठीक है, अगर हमारे पास P4 भी आ रहा हो तो P4 dx4 हो जाएगा। सिर्फ दो है तो सिर्फ इतनी हमारे पास इक्वेशन रह जाएगी, ये अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं इक्वेशन को। ठीक है, तो हमारे पास dz की वैल्यू ये आती है, हमें इसमें सब वैल्यूज पुट करनी है P1, P2 और P3 की। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, dz इक्वल हो जाएगा, P1 की वैल्यू है a1/x1 dx1 हो गया, प्लस P2 की वैल्यू है हमारे पास ये a2 स्क्वायर माइनस a1/x2 इंटू dx2। ठीक है, प्लस P3 की वैल्यू हमारे पास a2 है। ठीक है, P3 की जगह पर a2 इंटू dx3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे। ऑन इंटीग्रेटिंग हमारे पास क्या वैल्यूज आएंगी, देखो dz का इंटीग्रेशन हमारे पास z होगा इक्वल्स टू में a1 हमारे पास कांस्टेंट। ठीक है, dx1/x1 मतलब अपॉन में x1 आ रहा है, इसका इंटीग्रेशन हमारे पास log x1 हो जाएगा, log x1 प्लस उसके बाद हम अगर देखें तो a2 स्क्वायर माइनस a1 तो हमारे पास कांस्टेंट हो गया। ठीक है, अब x2 का इंटीग्रेशन करेंगे, अपॉन में आ रहा है तो इसका हमारे पास इंटीग्रेशन हो जाएगा log x2। ठीक है, प्लस अब देखो a2 तो हमारे पास कांस्टेंट हो गया, अब dx3 का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x3 आ जाएगा। अब साथ में भी एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड करेंगे, जिसे हम देखो a1 और a2 हमारे पास आ रहे हैं तो हम a3 कांस्टेंट को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इंटीग्रल हो जाएगा जो हमारे पास क्वेश्चन था उसका। ठीक है, मतलब हमारे पास ये जो आंसर आया इंटीग्रेट कर कर, यही हमारे पास कंप्लीट आंसर हो गया है। ठीक है, साथ में लिख सकते हैं विच इज द complete integral of given equation। ठीक है, जो हमें इक्वेशन दे रखी है उसका कंप्लीट इंटीग्रल हमारे पास ये हो गया है। आई होप आपको ये जो जैकोबीज मेथड का क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। लॉन्ग क्वेश्चन है, इतने लंबे वीडियो में सिर्फ एक ही क्वेश्चन हो पाया है, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।